नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इसकी समीक्षा करनी शुरू कर दी है। इस हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे को विपक्ष का उपनेता बनाया गया है। उन्होंने इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रहे अरविंद भदौरिया को हराया था। कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चेहरा रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता माने जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले वो बिना डरे अपना फैसला सुनाना चाहिए वाले बयान पर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को एक दूसरे की राय के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक न्यायाधीश का निडर होना एक बहुत अहम कारक है। बार का कर्तव्य है कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि अगर जज लोकतंत्र में अन्य संस्थानों से साहस दिखाने की उम्मीद करते हैं तो उन्हें साहसी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के पास उनका समर्थन करने के लिए संवैधानिक संरक्षण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर न्यायाधीश साहस का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो अन्य संस्थानों के लिए इसका पालन करना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के शीर्ष अदालत के हालिया फैसले पर तीखा हमला बोला है। जस्टिस नरीमन ने कहा, ये फैसला बहुत परेशान करने वाला है और संघवाद पर बड़े पैमाने पर असर डालता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला लेने से इनकार कर एक असंवैधानिक कार्रवाई को चलने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कहा तो इसमें कहा गया है कि हम फैसला नहीं करेंगे। इसका मतलब है वास्तव में आपने फैसला कर लिया है। आपने इस असंवैधानिक अधिनियम को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और आपने अनुच्छेद 356(5) को नजरअंदाज कर दिया है। ये सभी बहुत ही परेशान करने वाली बातें हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही इस बार राज्य की सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इन दिनों वो लगातार राज्य में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने प्रति जन समर्थन को दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी इस सक्रियता के क्या मायने हैं। चुनाव के बाद हर दिन उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे दौरे किए हैं, लोगों से मुलाकात की है या कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में रहे। 14 दिसंबर को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा, मेरा परिवार। इस फोटो में दिख रहा है वो एक बड़े जनसमूह से घिरे हुए हैं। इससे पहले भी वो चुनाव के बाद लगातार विभिन्न जिलों, मंदिरों का दौरा कर जनसंपर्क कर चुके हैं। इनके जरिए वो जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया साइट पर भी भाजपा मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय हैं। उनकी इस अत्यधिक सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहा है कि जब भाजपा ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है तब भी वो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। स्थिति ये है कि चुनाव में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस के नेता अभी सदमे में हैं और अपने घरों में ही बंद हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाली भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान हर दिन मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। बता दें, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी के कारण भाजपा जीती है, लेकिन ये आधा सच है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत का एक चेहरा शिवराज सिंह चौहान भी हैं। सीएम ना बनने के बीजेपी के फैसले को शिवराज ने भले ही स्वीकार कर लिया है और कहीं कोई बगावत नहीं की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि शिवराज ने अभी हार नहीं मानी है। वो अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि अगर वो घर पर बैठ गए या राजनीतिक गतिविधियों से कुछ महीनों के लिए भी दूर हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश में भाजपा किनारे लगा देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने एक और यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से होने की उम्मीद है और इसे 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की धुरी बनाएंगे। कहा जा रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के उलट इस बार यात्रा का फोकस बेरोजगारी और महंगाई जैसे आजीविका के मुद्दों पर होगा, क्योंकि वो पार्टी के चुनावी जोर के लिए माहौल तैयार करना चाहते हैं। गांधी ने शनिवार को ही इसके लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि संसद में सुरक्षा की चूक पर ही उन्होंने कहा इसका कारण बेरोजगारी और महंगाई है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि गांधी संसद में पार्टी के फ्लोर मैनेजरों से इस उल्लंघन को बेरोजगारी से जोड़ने और इसे सुरक्षा की दिशा में नहीं ले जाने और तकनीकी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि गृहमंत्री अमित शाह से बयान मांगना। कांग्रेस नेताओं से ये पूछे जाने पर कि क्या यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा 2 कहा जाएगा, एक नेता ने कहा कि अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा संदेश नफरत की राजनीति के खिलाफ था। अगली यात्रा का फोकस नौकरियों और महंगाई जैसे आजीविका के मुद्दे पर होगा।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि समय बदल गया है, अब रिपोर्ट कार्ड्स बोलता है। उन्होंने कहा कि झूठ से वोट नहीं मिलता, काम से वोट मिलता है। उन्होंने ये बात हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया पर कहा कि उन्होंने बहुत छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया है। बीजेपी नेता ने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष ने छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया, जबकि उससे बड़ा तो ये था कि कांग्रेस सांसद के घर से बेनामी 400 करोड़ कैश मिला है। उसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया और वो केस दब जाए, इसलिए संसद की सुरक्षा के विषय को जबरदस्ती उछाला गया, जो कि इतना बड़ा मामला नहीं है। उसकी जांच हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गृह मंत्री ने कह दिया है कि उसकी हम जांच करेंगे, उसके तह तक जाएंगे। उसके बाद भी संसद में हंगामा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। संसद की सुरक्षा में सेन मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच जांच टीम ने जले हुए मोबाइल के अवशेष, आरोपियों के कपड़े और जूते भी बरामद कर लिए हैं। महेश कुमावत को गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने कुमावत को 7 दिनों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर हम देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए जैसी राशि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के खाते में डालें, ताकि कांग्रेस एक बेहतर भारत के लिए काम कर सके। उन्होंने डोनेट करने के लिए लिंक और वेबसाइट भी बताई है। कांग्रेस ने कहा कि इसके साथ ही आप हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीसी, एनईएफटी और क्यूआर कोड स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि डोनेट फॉर देश की औपचारिक शुरुआत तो खड़गे सोमवार को करेंगे, लेकिन आज ऑनलाइन प्रणाली को परीक्षण के लिए जरा सी देर के लिए कांग्रेस ने खोला तो 1,500 लोगों ने 11 लाख रुपए जमा कर डाले। पंकज शर्मा लिखते हैं कि अभी तो योजना ठीक से प्रचारित भी नहीं हुई है और ये आलम अजय माकन को दाद तो देनी पड़ेगी। हालांकि ये जानकारी पंकज शर्मा ने दी है, इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान लगातार कुछ न कुछ ट्वीट कर या काम कर अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी महिलाएं उनसे लिपट कर रोने लगती हैं, तो कभी युवा लोग उनको घेर कर रोने लगते हैं। इन सबको जोड़कर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि भाई का बहनों से रिश्ता अमर है, हर पल एक दूसरे के लिए जीना। बहनों की प्रार्थनाओं में हमेशा भाई होता है और भाई का भी वादा होता है, बहन हर हाल में साथ निभाऊंगा। बता दें, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवराज पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, ये देखने के लिए कि उनके एक एक कदम किस ओर जा रहे हैं और उसमें क्या संकेत मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2002 में मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया था कि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की राज्य में फिर से दंगा कराने के लिए। शाह ने अनुच्छेद 370 को पल में निरस्त करने और भगवान राम के लिए मंदिर बनाने के लिए भी पीएम मोदी को श्रेय दिया। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा है, ये चूक क्यों हुई? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। पूरे देश उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसी के कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, संसद सुरक्षा में हुई चूक के पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। राहुल ने कहा कि मोदी की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने लोकसभा कक्ष में धुएं के डिब्बे के साथ कूदने की योजना बनाने से पहले आत्मदाह और पर्चे बांटने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो मामले की जांच कर रही है, बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज करने की भी योजना बना रही है, जिन्होंने सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले 2 लोगों के लिए सदन में प्रवेश करने के लिए आगंतुक पास को अधिकृत किया था। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका के एक स्वतंत्र संघीय सरकारी आयोग ने बाइडेन प्रशासन से विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कथित रूप से निशाना बनाने का हवाला देते हुए यूएस रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने का आह्वान किया है। इस संघीय सरकारी आयोग का नाम यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है।
इसने कहा कि विदेश में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि भारत व्यवस्थित तरीके से लोगों की धार्मिक आज़ादी और आस्था को निशाना बना रहा है। अमेरिकी सरकार ने 5 भारतीय अमेरिकी सांसदों को सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अभियुक्त बनाए गए निखिल गुप्ता के बारे में जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि संसद के सदस्य के तौर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निखिल गुप्ता पर अमेरिकी सरकार के अभियोग में जो आरोप लगाए गए हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हम पन्नू की हत्या की साजिश की जांच कराने के लिए भारत सरकार की कमेटी बनाने के ऐलान का स्वागत करते हैं। इसके साथ ये भी अहम है कि भारत सरकार इस मामले की पूरी तरह जांच करे, इसमें शामिल अधिकारियों समेत हर शख्स को जिम्मेदार ठहराए और ये गारंटी दे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। 5 सांसदों के बयान में कहा गया है कि हमारा मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग दोनों देशों के लोगों की जिंदगियों को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है, लेकिन हमारी चिंता है कि अभियोग में जिस तरह की कार्रवाई को रेखांकित किया गया है वो चिंताजनक है और अगर इसे सुलझाया नहीं गया तो भारत और अमेरिका की अहम साझेदारी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। बता दें 52 साल के निखिल गुप्ता पर पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश के आरोप हैं। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं तो गुप्ता को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने छापेमारी के दौरान मिले 350 करोड़ से अधिक कैश के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आज जो हो रहा है वो मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वो मेरी फर्म का है, जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी शराब फर्मों से संबंधित है, ये शराब की बिक्री से हुई है। उन्होंने कहा जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी पक्की रकम है। मेरा परिवार 10 दशकों से भी अधिक समय से शराब का कारोबार चला रहा है। शराब के कारोबार का सौदा नकदी में होता है। व्यवसाय मेरे परिवार के लोग चलाते थे। आईटी की छापेमारी में जो कैश मिला है वो कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वहां मेरी व्यापारिक फर्म के लिए नकदी रखी गई। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने अभी छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों और फर्मों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद दी गई सफाई पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि दुनिया जानती है कि धीरज साहू गांधी परिवार के एटीएम थे। उनका ये जो बचाव में उत्तर है, एक हफ्ते बाद ये लोगों के गले नहीं उतर रहा है। एजेंसी अपना काम कर रही है। एक और विषय है कि पैसा आया कहां से। कई राज्यों की आबकारी नीति को धीरज साहू अपने मन से चलाते थे। गलत तरीके से धन बनाना उनका एक नया व्यवसाय बन गया था। धीरज साहू गांधी परिवार के खास आदमी थे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी सौंप दी है। आपने उन्हें संजय सिंह की अनुपस्थिति में राज्यसभा में पार्टी का नेता बना दिया है। बता दें संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और इस समय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह की अनुपस्थिति में राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता बना दिया गया है। बीआरएस की नेता के कविता ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के उस बयान को गलत ठहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने की किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इसको लेकर कविता ने कहा कि राज्यसभा में मासिक धर्म संबंधी संघर्ष को ईरानी द्वारा खारिज किए जाने से वो निराश हैं। उन्होंने ईरानी की उस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि मासिक धर्म कोई विकल्प नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। पेड लीव से इनकार करना अनियमित महिलाओं द्वारा सहे जाने वाले वास्तविक दर्द को नजरअंदाज करता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने चुनाव शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। राज्य समर्थित RIA समाचार एजेंसी ने शनिवार को क्रेमलिन समर्थक 2 वरिष्ठ सांसदों के हवाले से कहा कि व्लादिमीर पुतिन व्यापक समर्थन आधार के साथ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होंगे, लेकिन पार्टी के टिकट पर नहीं। पुतिन जो 2 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में रहे हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च में एक और 6 साल के कार्यकाल की तलाश करेंगे, जिसमें उन्हें आसानी से जीतने की उम्मीद है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका की दिवालिया अर्थव्यवस्था ने देश पर आर्थिक संकट आने के बाद पहली बार पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। DCS ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, तीसरी तिमाही के लिए साल दर साल GDP वृद्धि दर सकारात्मक विकास दर का 1.6% दर्ज की गई है। अप्रैल 2022 में दिवालिया घोषित होने पर श्रीलंका ने -8% की वृद्धि दर्ज की थी। देश की अर्थव्यवस्था 2021 की चौथी तिमाही से नकारात्मक बनी हुई है। कॉर्नेल वेस्ट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा या नहीं। मुझे लगता है कि बाइडेन पीछे हट जाएंगे। कर्नल वेस्ट ने 31 मार्च 1968 के उस क्षण का जिक्र करते हुए कहा कि जब लिंडन बी जॉनसन ने घोषणा की थी कि वो वियतनाम में युद्ध और घरेलू समस्याओं का हवाला देते हुए दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस समय उनके सचिव जॉर्ज क्रिश्चियन ने कहा था कि इस फैसले में स्वास्थ्य भी एक कारण था, क्योंकि जॉनसन केवल 59 वर्ष के थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे उसके और इजरायल के बीच तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया है कि मोसाद खुफिया एजेंसी के एक एजेंट को शनिवार को ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मार डाला गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, इस एजेंट ने विदेशी सेवाओं, विशेष रूप से मोसाद के साथ बातचीत की और विशेष जानकारी इकट्ठा की। साथ ही इसने मोसाद सहित विदेशी एजेंसियों को दस्तावेज प्रदान किए। हालांकि ईरान ने मारे गए एजेंट का नाम नहीं बताया है। इजरायली सेना ने गजा में अपने ही देश के 3 लोगों को मार डाला जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ था। इजरायली सैन्य अधिकारियों के अनुसार गलत पहचान के चलते की गई फायरिंग में इन तीनों की मौत हुई है। सेना ने कहा है, ये घटना सभी सैनिकों के लिए एक सबक है, हमें इस पर गहरा अफसोस है। इजरायली सेना के द्वारा गलती से अपने ही 3 नागरिकों को मार देने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इजरायल के शहर तेल अवीव में जमा हुए और शहर में मौजूद सैन्य अड्डे की तरफ मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बचे हुए बंदों को रिहाई कराने के लिए समझौता करने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने अपने हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर पकड़े रखे थे। पोस्टरों पर लिखा था, उन्हें घर लाओ और अब बंदूकों की अदला बदली करो। मृतकों के शव इजरायल पहुंच गए हैं, यहाँ उनकी पहचान की गई है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इन मौतों को असहनीय त्रासदी बताया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल शाम में भी हम अपने घावों पर मरहम लगाएंगे, सबक सीखेंगे और बंधक बनाए गए अपने सभी लोगों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। कुवैत के आमिर शेख नवाफ अल अहमद अल जावेर अल सबा का निधन हो गया है। कुवैत के सरकारी न्यूज चैनल पर इसकी घोषणा कर दी गई है। इससे पहले टीवी पर प्रसारित हो रहे नियमित कार्यक्रम को अचानक रोककर कुरान की आयतें दिखाई जाने लगी थी। कुवैत में अमूमन ऐसा तभी होता है जब राज्य परिवार के किसी व्यक्ति का निधन हो जाए। मुंबई इंडियंस के प्रमुख बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी रोहित शर्मा की कप्तानी जाने से खुश मालूम नहीं पड़ रहे हैं। सूर्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। हालांकि इसमें ना तो उन्होंने कुछ लिखा है और ना ही किसी को टैग किया है। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ एक इमोजी पोस्ट की है। ये टूटे हुए दिल की इमोजी है। सूर्य ने एक्स के साथ ही इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी ये इमोजी लगाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये रोहित शर्मा के लिए ही है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान बना दिया है, जिसके बाद रोहित शर्मा के फैंस निराश नजर आ रहे हैं। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई में खेले गए टेस्ट सीरीज के इकलौते मैच में इंग्लैंड को 347 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत से जीत के लिए मिले 478 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 131 रन पर आउट हो गई। महिला टेस्ट इतिहास में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने पहली पारी में 428 रन जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। इंग्लैंड ने पहली पारी में 136 रन और दूसरी पारी में 131 रन बनाए। इस मैच में 9 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को मैच की सबसे बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। टीम इंडिया इस समय दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है। T20 सीरीज खत्म हो गई है। अब टीम इंडिया वनडे और इसके बाद टेस्ट सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया को इन दोनों ही सीरीज से पहले तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज दीपक चहर वनडे सीरीज से हट गए हैं, वहीं मोहम्मद शमी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने एक पोस्ट कर मामले की पूरी जानकारी दी है। बीसीसीआई ने बताया कि चहर ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वो फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के कारण आगामी वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अब दीपक चहर की जगह आकाशदीप को शामिल किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।